तो पेपर और पेन और कॉपी लेके तैयार हो गए ना। आज क्लास 10 का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं। आप जो बोलेंगे उसको लिख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं। कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तब ना हम डील कर पाएंगे उसको। उसके लिए स्पेशल उस प्रॉब्लम को हम उसका सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर पाएंगे उसका। तो चलिए लिखिए, पेन पेपर, बैठ जाइए आराम से, एकदम बढ़िया से लिखना। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले लिखा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग और शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव बाद में। प्रकाश क्या है? मैं 2 बार क्वेश्चन बोलूंगा, प्रकाश क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन का क्या अर्थ है? प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन लिखना है, प्रादीप्त वस्तुएं क्या है? प्रादीप्त वस्तुएं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, अप्रादीप्त वस्तुएं क्या है? अप्रादीप्त वस्तुएं क्या है। इस क्वेश्चन में 2 उदाहरण देके रखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकिरणन क्या है? प्राकिरणन क्या है? प्राकिरणन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरण क्या है? प्रकाश की किरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, प्रकाश का किरण पुंज क्या है? प्रकाश का किरण पुंज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, उनके नाम बताएं, उनके नाम लिखें। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, उनके नाम लिखें। उसके बाद है भाई, अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी किरण पुंज क्या है? पहले मैं अपसारी बोला था, अब मैं बता रहा हूं अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी किरण पुंज क्या है। सबको लिख लेंगे जिसका आंसर आप किसी भी संस्था में पढ़े हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमजोर विद्यार्थियों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम पूछिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ क्या है? पारभासी पदार्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ क्या है। इन तीनों क्वेश्चन में कम से कम 2 उदाहरण रखेंगे। ये सब क्वेश्चन। उसके बाद अब आ जा रहा प्रकाश का परावर्तन, ये तो लिखा चुके थे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाएं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाएं। उसके बाद फिर है आपका, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है। उसके बाद है, आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है। उसके बाद है, परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण क्या है। उसके बाद है, अभिलंब क्या है?
अभिलंब क्या है। उसके बाद आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, आ गया है रास्ते में, तो उसको देख लेते हैं। अगर समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ती है तो उसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा। समतल दर्पण पर अगर किरण लंबवत पड़ती है तो उसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो परावर्तन कोण का मान भी लंबवत अर्थात 90 डिग्री होगा, लंबवत होगी। कहने का मतलब परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण जब लंब है यानी 90 डिग्री के साथ जा रही है तो वो परावर्तित भी 90 डिग्री के साथ होगी, क्योंकि जितना कोण से जाएगा उतना ही कोण से वो रिटर्न होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। कम से कम 3 अंतर याद रखेंगे आप लोग लिख करके। अगर डाउट होगा तो फिर हम हैं, आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आप जिस संस्था में पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, अगर वहाँ आपकी इन क्वेश्चनों का उत्तर अगर आपको नहीं मिला है, मिल तो जाना चाहिए, अगर नहीं मिला है तो आप हमको बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो बताएंगे हम। कमेंट नीचे लिखा रहता, उसके नीचे आप उसको जब दबाएंगे तो आप उसमें अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं और लिख करके फिर भेज देंगे तो उसको हम पढ़ लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, समतल दर्पण का उपयोग लिखें। समतल दर्पण के उपयोग लिखें, समतल दर्पण के उपयोग लिखें। अब गोलीय दर्पण क्या है भाई, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं भाई, वो लिखना है। अब गोलीय दर्पण से कुछ मुख्य डिफिनेशन है जो कि आपको वो भी लिखना है। पहला क्या है, ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है। उसके बाद है वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। उसके बाद है प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, अवतल दर्पण का फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। फिर से क्वेश्चन नोट कीजिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी r में संबंध स्थापित करें। मतलब अर्थात f बराबर r/2 आपको बताना है, फिगर के साथ लिख करके समझाते हुए आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण क्या है भाई? अवतल दर्पण क्या है? उसके बाद उत्तल दर्पण क्या है? उसके बाद लिखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के कम से कम दो उपयोग आपको याद रखना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के दो कम से कम उपयोग याद रखना है, याद आपको रखना है। फिर एक क्वेश्चन जो पूछता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के अगर सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बने, कहाँ बनेगा और किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन आता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। क्वेश्चन को फिर से नोट करेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। इस प्रकार का आपका कम से कम 6 गो क्वेश्चन है। 6 गो क्वेश्चन में मैं 2 गो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया, आप इसको देख लेंगे, जो डाउट होगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा रोगी का नाक, कान, मुंह जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वाहन में पार्श्व दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे। चिन्ह परिपाटी का भी एक क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल में आपको, न्यूमेरिकल भी इसके बाद बताएंगे आपको। वो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u के हिसाब से आपका बनता है। तो चिन्ह परिपाटी से भी अगर कोई डाउट होगा, कुछ भी डाउट हो, कुछ अगर चैप्टर समझ में नहीं आता तो बोलना है कि चैप्टर सर हमको फिर से डिटेल कीजिए, मैं बोर्ड पे जा करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं डिटेल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट मेरा 1000 होना चाहिए। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तब ना हमको लगेगा, हिम्मत बल मिलेगा, आपको हम सपोर्ट करेंगे ना। चलिए, आशा है आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो भी डाउट होगा, हाँ, फिर आवर्धन क्षमता क्या है। एक और क्वेश्चन पूछता है जो ऑब्जेक्टिव में रहता है, आवर्धन ऋणात्मक मान का क्या अर्थ होता है। आवर्धन का मान ऋणात्मक से आप क्या समझते हैं, फिर आवर्धन का मान धनात्मक से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन में आप, आशा है आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे, जो समस्या होगा वो आप हमको बताएंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल बताएं और कमेंट देखेंगे, उसके अनुसार से काम करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं फिजिक्स का, 12 का भी कल फिजिक्स दिए थे और आज मैट्रिक का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, ठीक है। ओके।